नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। पब्लिक इंटरेस्ट में नीट पेपर लीक का 29वां दिन है। आज आपको घंटी वाला एक ऐसा ग्राफ दिखाएंगे जिसमें नीट परीक्षा का भविष्य छिपा है। यह घंटी वाला ग्राफ उस हल्फनामे में बना है जो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सरकार से और सीबीआई से ये सवाल पूछे थे कि उनके जवाब में क्या क्या बातें कही गई हैं। आप मेरे साथ उन जवाबों को जरूर सुनिएगा। ऐसा करने से नीट को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, शायद उनका जवाब आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। आज पुणे की पावरफुल फैमिली के घमंडिया अलायंस का परीक्षण होगा। देश बहुत दिनों से एक ऑडी कार देख रहा है जिसमें महाराष्ट्र सरकार लिखा है और छत पर वीआईपी बत्ती लगी है। इस कार का मालिक एक परिवार है जिसमें एक ट्रेनी महिला आईएएस अफसर है, उनके पिता हैं जो पूर्व अधिकारी हैं और उनकी माताजी हैं। इन तीनों के व्यवहार से टपक रहे सत्ता के घमंड का हिंसक प्रदर्शन आप पटियाल के साथ देखिए। आपको यह देखने के बाद एक मुहावरे का मतलब समझ आ जाएगा जो 1887 में लॉर्ड एक्टन ने लिखा था। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हाथरस में मारे गए 121 भक्तों के कातिल की तलाश जारी है। सरकार यहां वहां हाथ मार रही है और हम कह रहे हैं भोले बाबा से पूछो, असली कातिल उसको पता होगा। सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, वो मेरी बात सुन नहीं रही, लेकिन उसको एक ना एक दिन भोले बाबा को पकड़ना पड़ेगा। हमारी टीमें आज भी बाबा के भक्तों के बीच में है। भक्तों ने बाबा के बारे में विचित्र बातें बताई है। इन्हें सरकार जरूर सुने, उसे भोले बाबा के खिलाफ सबूत मिलेंगे और वो चाहे तो उपचुनाव की चिंता छोड़कर भोले बाबा से पूछताछ करें। चौथा परीक्षण उत्तर प्रदेश में उत्तम शिक्षा की टेंशन का होगा। गाजियाबाद और नोएडा से शिकायतें आ रही हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है वो काम नहीं आ रहा। नामी प्राइवेट स्कूल ठेंगा दिखा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक अलग ही कहानी है। वहां स्कूल है लेकिन छात्र कम है और टीचर उससे भी कम। पूरे प्रदेश में टीचर की डिजिटल हाजिरी का तनाव पहले ही बना हुआ है। अनुदेशक वेतन के लिए परेशान हैं, वो अलग से। इस बड़ी समस्या का क्या समाधान है, जानने के लिए पटियाल के साथ रहिए रात 9:45 तक। एक बच्चा अगर आप बोलते बहुत कम है, नहीं आप 10 बच्चा भी छांट के निकाल रहे, क्या गारंटी है कि बस वही 10 बच्चा ही किया हो। छोटे पैमाने पे ही हुई है, तभी वो सीट्स तो भर जाएंगी। देखिए, एनटीए पहली बात तो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने आज जो हलफनामा दिया है, मैं उससे बहुत ही दुखी हूं, पर सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और रीनीट दे, तभी 24 लाख परिवार को इंसाफ मिलेगा। और ये आईआईटी मद्रास वाले ये अनपढ़ बैठे हैं क्या वहाँ पर? इनको नहीं दिखता कि डाटा एनालिसिस से कहाँ पर स्टूडेंट कैसे बढ़े हैं, किस तरीके से बढ़े। कितने महीनों तक उनको खोजते रहेंगे कि कौन रेड फ्लैग है। जब एक मार्क से हज़ारों रैंक का वेरिएशन हो रहा है तो कौन से बच्चे को एडमिशन कैसा मिलेगा, ये कैसा आइडेंटिफाई होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको निरस्त करके दोबारा एग्जाम लेने की आवश्यकता है। दोबारा ऑप्शन बच रहा है और रीनीट करवाना चाहिए। प्रॉपर बच्चे बढ़ने तो भाई 720 से 620 में ही बढ़े हैं सारे। कुछ बच्चे ऐसे नहीं बढ़े हैं जो 520 से 620 के बीच में आ जाए, तो ये डेटा कहीं हैरान नहीं करता है।
पब्लिक इंटरेस्ट में नीट की देशव्यापी कवरेज का आज 29वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी नीट रद्द करने की मांग का मुकदमा लगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसका अपडेट तो आपको दूंगा ही, साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे 24 लाख कैंडिडेट की मांग डाटा एनालिसिस वाली एक रिपोर्ट में फंसकर रह गई है, जबकि एग्जाम माफिया डाटा और फार्मूला से बहुत आगे निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब एनटीए ने कल रात ही दे दिया था, लेकिन हजारीबाग से सामने आई एक पेपर लीक की खबर को एनटीए ने नकार दिया। हालांकि सीबीआई ने आज भी पेपर लीक के आरोपी रॉकी को झारखंड से ही अरेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बंद लिफाफे में और एनटीए खुले हाथ से जवाब सौंप कर गया है, लेकिन पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की जगह तारीख दे दी। अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। परीक्षा की पवित्रता का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट यूजी के छात्रों से मुलाकात की, लेकिन सीबीआई, एनटीए, शिक्षा मंत्रालय के दावों के बीच 24 लाख बच्चों का भविष्य कब तक अधर में रहेगा, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 3 सवालों के जवाब मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि क्या यह संभव है कि डाटा एनालिसिस और साइबर फॉरेंसिक यूनिट का इस्तेमाल करके संदिग्ध कैंडिडेट्स का पता लगाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में एनटीए ने आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट अपने एफिडेविट के साथ कोर्ट में सबमिट की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेपर लीक की जांच के दौरान काउंसलिंग पर सरकार को पॉलिसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। इसके जवाब में एनटीए का कहना है जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह भी पूछा था कि नीट की पवित्रता भविष्य में भंग ना हो, इसके लिए एजेंसी क्या कर रही है। एनटीए ने कहा इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। एनटीए ने मद्रास आईआईटी से नीट एग्जाम का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में मद्रास आईआईटी को क्या क्या मिला? क्या आईआईटी की रिपोर्ट से यह तय हो गया कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था? नीट पर मद्रास आईआईटी की रिपोर्ट के परीक्षण से पहले नीट याचिकाकर्ताओं के वकील को सुन लीजिए। अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। एनटीए ने कोर्ट में जो हल्फनामा दिया है उसकी 8 बड़ी बातें आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो घंटी वाला ग्राफ दिखाऊंगा आपको, जिसमें यह साबित कर दिया है कि नीट की परीक्षा पवित्र है, गड़बड़ी बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। और एनटीए के मुताबिक नीट के आंकड़ों का मद्रास आईआईटी ने जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए हल्फनामे में एनटीए ने नीट पेपर लीक की कथित टेलीग्राम वीडियो को फर्जी बताया है। 60 से ज्यादा टॉपर्स की संख्या पर एनटीए ने कहा है कि पहले टॉपर्स की संख्या 17 थी, लेकिन बाद में छात्रों ने फिजिक्स के एक सवाल का जवाब गलत बताया तो ग्रेस मार्क्स दिए गए। इससे टॉपर्स की लिस्ट में 44 कैंडिडेट बढ़ गए और संख्या हो गई 67। लेकिन 1563 कैंडिडेट के रीनीट के 5 टॉपर घट गए जब वो दोबारा एग्जाम हुआ, और इससे फाइनल जो संख्या है वो है 61। एनटीए ने अपने हल्फनामे में यह भी लिखा कि गड़बड़ियों के कुल 153 केस सामने आए हैं। कमेटी की सिफारिश के आधार पर 81 कैंडिडेट का रिजल्ट रोका गया है। 54 कैंडिडेट्स को 3 साल के लिए परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। एनटीए ने पटना और हजारीबाग में किसी भी तरह की पेपर लीक की घटना को नकार दिया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए अपने हल्फनामे में दावा यह किया है कि पटना और हजारीबाग से सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो गया है कि यहां पेपर लीक नहीं हुआ था। लेकिन आपको याद होगा कि पटियाल ने आपको एनटीए की एक इंटरनल रिपोर्ट दिखाई थी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। एनटीए ने यह रिपोर्ट थर्ड पार्टी से तैयार करवाई थी और थर्ड पार्टी ने एग्जाम वाले दिन 300 से ज्यादा सेंटर्स की जांच कर अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि कई एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। अब सवाल यह है कि जब सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे तो फिर अपने हल्फनामे में एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज को
नकल और पेपर लीक ना होने का आधार कैसे बना दिया, या कैसे बना सकता है इसको आधार? एनटीए अपने हल्फनामे में पेपर लीक की बात नकार रहा है, लेकिन इसी बीच सीबीआई का एक्शन भी जारी है। सीबीआई ने आज एक और आरोपी राकेश उर्फ रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद राकेश को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश भी किया गया, जहां से कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड भी दिया, उसका सीबीआई को उसकी कस्टडी दी है। आपको यह बता दूं कि राकेश उर्फ रॉकी पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। पेपर लीक में राकेश की अहम भूमिका बताई जा रही है। अरे भैया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर पुलिस और सीबीआई की जांच से परे आप कैसे कह रहे हैं कि पटना में भी कोई लीक वाली बात हुई नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा था कि क्या किसी डेटा एनालिसिस और साइबर फॉरेंसिक यूनिट का इस्तेमाल कर नीट के संदिग्ध केस का पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में एनटीए ने नीट पेपर का डेटा एनालिसिस मद्रास आईआईटी से करवाया, लेकिन मद्रास आईआईटी का पैमाना क्या था? इनका विश्लेषण करने के लिए उनका पैमाना क्या था? नीट को पाक साफ घोषित करने का आधार क्या था उनके पास? चलिए 5 पॉइंट्स के जरिए आपको यह भी बताता हूं। नीट को पवित्र साबित करने के लिए मद्रास आईआईटी ने एनटीए को बेल शेप कर्व यानी उस पर मोहर लगा दी अपनी। अब वो बेल शेप कर्व क्या होता है? आप कहेंगे भैया अब ये बेल शेप कर्व कौन सी बला आ गई? चलिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करता हूं कि वो क्या होता है। आपकी स्क्रीन में एक तस्वीर है, इसमें नीचे कैंडिडेट्स के नंबर लिखे गए हैं और बगल में कैंडिडेट्स की संख्या है। एनटीए का दावा है कि सफल प्रत्याशी पूरे देश में फैले हुए हैं, ये किसी खास सेंटर या जिले तक सीमित नहीं है। आईआईटी मद्रास का यह दावा है कि जब भी कैंडिडेट्स और मार्क्स के बीच ऐसा बेल शेप्ड कर्व तैयार होता है तो डेटा एक्सपर्ट ये मानते हैं कि परीक्षा पवित्र थी, सामान्य थी, उसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। अब यह है पूरा बेल शेप कर्व का मतलब। मद्रास आईआईटी ने दूसरा एनालिसिस सिटी वाइज किया है। इस विश्लेषण में उन्होंने क्या कहा कि साल 2023-24 के 100 टॉपर्स के डाटा की पड़ताल की गई। साल 2023 के दौरान कर्नाटक में नीट के टॉपर्स की संख्या 1 थी, लेकिन साल 2024 में टॉपर्स की संख्या बढ़कर 5 हो गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में साल 2023 में 1 टॉपर था और 2024 में वो बढ़कर 4 हो गए। राजस्थान में साल 2023 में 1 टॉपर नहीं था, लेकिन 2024 में टॉपर की संख्या वहां पर 3 हो गई। तमिलनाडु में भी साल 2023 में एक भी नीट टॉपर नहीं था, लेकिन 2024 में टॉपर लिस्ट में तमिलनाडु से 3 टॉपर हैं। जहां से पेपर लीक का विवाद को जन्म हुआ उस बिहार में भी इस साल 2 टॉपर हैं, जबकि साल 2023 में वहां से 1 ही टॉपर था। मद्रास आईआईटी का कहना है अगर टॉपर्स का ट्रेंड देखा जाए तो वो देश के हर हिस्से से बराबर है। टॉप 500, 1000, 5000 और 60000 रैंक का भी एनालिसिस किया गया तो सफल कैंडिडेट्स का अनुपात बराबर ही निकला। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन जिलों में नकल के आरोप लगे वहां टॉपर्स की संख्या ज्यादा हो गई हो। मतलब पेपर लीक या गड़बड़ी के समर्थन में कुछ सेंटर से ज्यादा टॉपर आने की थ्योरी जो दी जा रही है वो गलत है। नीट की पवित्रता साबित करने के लिए आईआईटी मद्रास ने तीसरा हवाला 550 से 720 की रेंज में आए कैंडिडेट्स के अंक का दिया है। मद्रास आईआईटी का कहना है कि अंकों की यह बढ़त हर शहर और हर सेंटर पर नजर आई है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष सेंटर पर कैंडिडेट्स के अंक ज्यादा आए हैं, जैसा कि आमतौर पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट आरोप लगाते हैं। आईआईटी मद्रास ने अंक और टॉपर बढ़ने के पीछे चौथी वजह सिलेबस में 25% की कटौती को बताया है। आईआईटी मद्रास ये कहता है कि सिलेबस में कटौती की वजह से कई शहरों और सेंटर्स पर कैंडिडेट के हाई मार्क्स आए हैं, इससे नकल की उम्मीद कम है। आईआईटी मद्रास ने 2023-2024 के नीट डाटा एनालिसिस के लिए पाइथन और डाटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के बाद सरकार पेपर लीक और गड़बड़ी के मुद्दे पर पूरी तरह से डिनायल मोड में आ गई है। पहले लीक में जो लोकल होने वाला लिहाज था कि लोकल लेवल पर लीक हुआ होगा, वो भी अब लगभग खत्म कर दिया गया है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि वो रीनीट करवाए या फिर नीट पर मोहर लगाए। इस बीच कैंडिडेट्स को काउंसलिंग की टेंशन सता रही है। एनटीए का कहना है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से नीट की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग 4 राउंड्स में होगी।
किसी कैंडिडेट का रिजल्ट कैंसिल होता है तो उसी आधार पर काउंसलिंग के सीट एलोकेशन किए जाएंगे। अगर तीसरे राउंड में पहले कैंडिडेट का रिजल्ट कैंसिल होता है तो पूरी काउंसलिंग पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब विवादों से घिरी महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की बात करेंगे। लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर वाली निजी ऑडी कार से इस्तेमाल पर चर्चा में आई पूजा पर ओबीसी आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेने का आरोप भी लगा है। विवादों के बाद पूजा का ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया है और आईएएस पूजा खेड़कर से पूछताछ के लिए पुलिस आज उनके घर पहुंची, लेकिन घर में किसी ने पुलिस के लिए दरवाजा नहीं खोला। पूजा की मां ने इस दौरान पुलिस से दुर्व्यवहार किया और दावा यह किया गया है कि पूजा की मां ने पुलिस पर यह कहकर दबाव बनाया कि वो सभी को अंदर कर देगी। पुलिस कर्मियों को भी उन्होंने जेल में डालने की धमकी दी और गेट के बाहर खड़ा कर दिया, साथ ही बंगले को अंदर से बंद कर लिया। पुलिस ट्रेनी आईएएस की ऑडी कार पर लगी लाल बत्ती के बारे में यह पूछताछ करने के लिए गई थी कि आखिर वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रही थी। असल में पूजा अभी प्रोबेशनर पीरियड में है और इस दौरान कोई भी आईएएस अफसर जो ट्रेनी होता है लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको मैं ये भी बता दूं कि पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर भी रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहीं सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी की दीवार पर वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है शीलम परम भूषणम, यानी मनुष्य का स्वभाव, उसका चरित्र, आचरण, चाल चलन, अच्छा एवं उत्तम व्यवहार उसके गहने होते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर अपने व्यवहार और आचरण के चलते ही सवालों के घेरे में है। पूजा पर लगे आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जिसे 2 हफ्ते में पूजा खेड़कर के आरोपों के बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट देनी है। अब आगे सुनिए। घमंड बहुत खतरनाक चीज है, यह बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। इसकी एक बड़ी मिसाल विदायूं में भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के लेखपाल की नौकरियों के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने का सिलसिला चल रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे हैं। इसे सरकार अपनी कामयाबी मानती है, इसीलिए लेटर आयोजन के तौर पर बंट रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के बदायूं में डीएम साहब और मंत्री की मौजूदगी में ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। आयोजन में केंद्रीय मंत्री भी थे, लिहाजा उनके जलपान की व्यवस्था भी थी। ज्वाइनिंग लेटर लेने महेंद्र सिंह नाम के लेखपाल आ गए और उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी। कहा कि अपने लिए खाने का इंतजाम किया है, लेखपाल को कुछ नहीं। डीएम साहब ने कहा आ जाओ टेबल के पास, तुम भी खा लो। लेखपाल आगे नहीं बढ़ा, उसको लगा सीनियर अधिकारी बैठे हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उसने कह दिया, सुना दिया। डीएम साहब को इसमें अनुशासन की कमी नजर आई। लेखपाल को टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया। लेखपाल आए तो थे ज्वाइनिंग लेटर लेने और लौटे टर्मिनेशन का नोटिस लेकर। नौकरी जाने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन लेखपाल के घमंड में उसके जीवन के रंग में भंग डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने नोटिस दिया, घमंड उनमें भी कम नहीं था। लेखपाल टर्मिनेशन नोटिस के मामले में क्या कहते हैं एसपी वर्मा, जो वहां पर एसडीएम नियुक्त किए गए थे, यानी एसडीएम का क्या कहना है इस पूरे माजरे पर, वो आपको सुनना चाहिए। राजस्व विभाग में लेखपालों की जो नव नियुक्ति हुई थी, उसका कार्यक्रम चल रहा था जनपद बदायूं में, जिसमें एक लेखपाल द्वारा कुछ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो उसको स्पष्टीकरण हमने उसका लिया है। उस सेवा समाप्ति का आगे जब उसका जवाब आएगा उसके आगे अच्छा जो फंक्शन चल रहा था उसमें वो आगे बिना अनुमति के, जबकि अनुशासन ही सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण होता है, तो उसके क्रम में हमने उसका फॉलो किया। अहंकार की तीसरी कहानी अब मुंबई से। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल जिस खबर को मुद्दा बनाता है उसे अंजाम तक पहुंचाता है। पटियाल की लिस्ट में मुंबई के वर्ली में हुआ हिट एंड रन केस ऐसा ही एक मुद्दा है। आज ये परीक्षण 2 परिवारों के नजरिए से देखिए, जिसमें जिंदगी का एक बड़ा सबक है कि अहंकार विनाश की जड़ है। वो कैसे, अब इसे समझिए। मुंबई के 2 परिवार, एक रसूखदार है और दूसरा साधारण है। मेरे अगल और बगल
दोनों परिवारों की तस्वीरें दिख रही हैं। एक रसूखदार है, वो है शाह परिवार, जिसका मुखिया प्रदेश की सत्ता में काबिज पार्टी का नेता है। इसी परिवार के बेटे मेहर पर एक महिला को कार से कुचलने कर मारने का आरोप है। मेहर ने दुर्घटना के बाद कार के बोनट में फंसी महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन इससे पहले वो मुंबई के 2 शराब के बार में गया, अपनी झूठी पहचान बताई और आरोप है कि शराब के 12 बड़े पैग पिए। बेटे को बचाने के लिए मां मीना शाह, 2 बहनें पूजा और किंजल, पिता राजेश शाह, सभी के समेत परिवार के 9 लोग अरेस्ट हैं। आपराधिक साजिश का आरोप है उन पर। दूसरा नकवा परिवार है, जो मछली खरीदने बेचने का व्यापार करता है। बहुत ही साधारण परिवार है। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। साधारण परिवार पर अमीरजादे की जिद भारी पड़ी। 8 जुलाई की सुबह परिवार के मुखिया प्रदीप अपनी पत्नी कावेरी के साथ सासून डाक से मछली लाने जा रहे थे। आरोप है कि अमीरजादा मेहर रात भर शराब पीकर लौट रहा था। उसने BMW कार से स्कूटर पर बैठे पति पत्नी को टक्कर मारी। हादसे में कावेरी की मौत हो गई। पति ने पत्नी खोई और बच्चों ने अपनी मां खो दी। अब इस खबर में आपको अपडेट बता देता हूं क्या है। मुख्य आरोपी मेहर, उसके ड्राइवर राज ऋषि को कोर्ट ने जेल में भेज दिया है। पता चला है कि आरोपी मेहर ने पहले जुहू में शराब पी और फिर मलाड के साईं प्रसाद बार में बियर पी। दुर्घटना के बाद कार की नंबर प्लेट फेंक दी। मेहर शाह ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है और मेहर ने यह भी कहा है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी वही चला रहा था। मेहर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मेहर को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सरकार ने वो बार तोड़ दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि एक्सीडेंट से पहले मेहर ने वहां पर जाकर शराब की थी और अपनी पहचान छिपाई थी। मेहर के पिता जमानत पर छूट चुके हैं। मां और बहनें अभी अरेस्ट हैं। तीनों पर मेहर को छुपाने और उसकी मदद करने का, जांच को गुमराह करने का और सबूत मिटाने का आरोप है। यह पूरे परिवार को किस तरह से इस अमीरजादे ने शराब पीकर फंसा दिया पुलिस के चक्रव्यूह में। अब इस खबर का दूसरा और सबसे चौंकाने वाला अपडेट सुनिए। शाह परिवार का लड़का मेहर, उम्र 23 साल, रसूखदार पिता राजेश शाह, जो कल तक उस पार्टी के नेता थे जिसकी महाराष्ट्र में सरकार है। लाडले बेटे की पार्टी पूरे परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है। पूरा परिवार अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पिता का रसूख चला गया, नेतागिरी हाथ से निकली वो अलग। अब मैं मेहर की वो करतूत आपको दिखाता हूं जिससे गुनाह छिपाने की कोशिश की गई। अमीरजादे की पहली करतूत, बार में शराब पीने के लिए उम्र छिपाई, लेकिन कैसे? इसके एक्सक्लूसिव सबूत आपको दिखाता हूं। 2 जुलाई दिन था रविवार। मेहर अपने दोस्तों के साथ 2 बार में गया। इसमें एक बार है जुहू का। दावा है कि एक खास शराब का ऑर्डर देने पर बार के स्टाफ ने उम्र का प्रूफ मांगा। मेहर ने अपने दोस्त का आधार कार्ड उस स्टाफ को पकड़ा दिया। आधार कार्ड की जानकारी के मुताबिक उम्र थी 32 साल, लेकिन उसी दोस्त के सोशल मीडिया प्रोफाइल में उम्र लिखी है 27 साल, जबकि आरोपी मेहर की उम्र कितनी है? 23 साल। मेहर ने जानबूझकर अपनी उम्र छिपाई शराब पीने के लिए। अब अमीरजादे मेहर का दूसरा आरोप क्या है, उस पर गौर कीजिए। मेहर ने दोस्तों के साथ 2 बार में शराब पी। पहला था वाइस ग्लोबल तपस बार और दूसरा था मलाड का साईं प्रसाद बार। दोनों बार में मेहर ने 12 पैग पिए, वो भी पटियाला मतलब लार्ज वाले। अमीरजादे मेहर पर तीसरा आरोप पुलिस से बचने के लिए भेस बदलने का लगा। 3 दिन हुलिया बदलकर अलग अलग जगह पर छिपता रहा और आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी मेडिकल जांच में खून के अंदर शराब और नशे के सबूत ना मिले। मेहर पर चौथा आरोप यह है कि परिवार के साथ मिलकर कानून को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें पूरे परिवार को हवालात की हवा खानी पड़ी। ये अमीरजादे के एक शौक के कारण कैसे पूरे परिवार पर आपने देखा कि उनका अहंकार टूटा। अब पटियाला आपको इन 2 परिवारों की ट्रेजेडी में छिपे 5 सबक बताएगा। पहला, मेहर की गलती पूरे परिवार को उसने मुलजिम बना दिया। एक गलती को छुपाने के लिए पूरा परिवार फंस गया। पार्टी की मौज परिवार को तबाह कर देती है, जैसे नकवा परिवार को किया। पॉइंट नंबर 2, छोटी सी जिद बड़ी तबाही मचाती है। ना मेहर कार चलाने के लिए जिद करता और ना ही हादसा होता। पॉइंट नंबर 3 क्या है? बेटे को बचाने के लिए शाह परिवार ने कानून हाथ में लिया, सबूत मिटाए, बेटे को 3 दिन पुलिस से छिपाया।
पटियाल की एक सलाह है, बच्चों को बचाने के लिए कानून को आप हाथ में ना लें। पॉइंट नंबर 4, ममता में शाह परिवार ने मेहर को बचाने की कोशिश की, लेकिन देख लीजिए अपनी ममता किसी दूसरे का परिवार उजाड़ सकती है। 5वां पॉइंट, बच्चों को आजादी का इतना सम्मान ना हो, यानी उनको कम से कम ये तो याद रहे कि वो समाज के दुश्मन तो नहीं बन रहे। परिवार मेहर की आदतों को नोटिस करता और उस पर अगर लगाम लगाता तो शायद कावेरी आज जिंदा होती। इस केस में तीसरा एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस हिट एंड रन केस की जड़ें खोद रही है ताकि सच सामने आ सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसके लिए वर्ली पुलिस ने हादसे का पूरा सीन रिक्रिएट किया है। इसके लिए बीती रात पुलिस मेहर और ड्राइवर ऋषिराज को एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर लेकर गई। फोरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ थी। हादसा कैसे हुआ, नखवा दंपति को टक्कर कैसे मारी गई, कावेरी कहां गिरी, एक एक सीन शूट किया गया। इन केसों में 5 तस्वीरों के इर्द गिर्द बहुत सी चीजें घूम रही हैं, जिसमें कावेरी का परिवार है, न्याय का भ्रम पैदा करने वाला बुलडोजर है, आरोपी है, उसकी 2 बहनें हैं और माता पिता हैं। हमारा सवाल है कि वारदात होते ही सरकार कोई ऐसी इमारत कहां से खोज लेती है जहां वो बुलडोजर चला सके और लोगों को इस भ्रम में डाल दे कि इंसाफ हो रहा है। अब देखिए इंसाफ हो रहा है। बुलडोजर चलाकर बार गिराने से कावेरी को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो तब मिलता जब आरोपी मेहर को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लेते। 3 दिन बाद उसके शरीर में मौजूद सबूत मिट चुके होंगे, उनको ना मिटने देते। हमारी नजर में सरकार का बुलडोजर न्याय नहीं है, एक धोखा है जो इंसाफ की उम्मीद पर चलता है, लेकिन इसका एहसास कुछ वक्त बाद होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब भोले बाबा के खिलाफ भक्तों की महागवाही पार्ट 2 का सीधा प्रसारण होगा। महागवाही पार्ट 2 में आज भोले बाबा के भक्त उसकी करतूतों से पर्दा उठाएंगे। ध्यान रहे, दावे भक्तों के हैं, हमारे नहीं। भोले बाबा कितना भोला है, हमारी टीमें लगातार ये सच खोजने के लिए, इस सच की पड़ताल करने के लिए उन गांव और शहरों में घूम रही हैं जहां बाबा के भक्त हैं या फिर जो लोग भगदड़ में मारे गए उनके परिवार रहते हैं। अब आप बाबा की करतूतों से पर्दा हटाने वाली 5 गवाहियां सुनिए। आज हर गवाह बाबा का कोई ना कोई भेद खोलेगा। इनमें से कुछ बाबा के पुराने भक्त हैं। मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, ये तमाम गवाहियां भोले बाबा पर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो भक्त कर रहे हैं, मैं नहीं। अब न जाने इनके पास क्या जादू है, क्या ऐसी चीज है, सो उससे औरतें एक दूसरे को गुमराह कर करके ले जाती हैं, गाड़ी घोड़ा से ले जाती हैं और ये दूध में नहाते हैं। अच्छा, और हाँ, दूध में नहा के और फिर उसका चिन्नामित सब बटता है, पीते हैं सब लोग। हाँ, और ये जो मौत हुई है ये जब चले हैं तो उनकी रज के लिए, पैर की और गाड़ी की धूल के लिए ये सब जनता भगी है और सोता में ये सब मरा मरी। अब सबसे बड़ा दोषी तो बाबा है और इनके जेल जाना चाहिए, इनका काउंटर होना चाहिए। पूरी हकीकत का है, दुनिया को गुमराह करे हुए हैं और अब तो टाई सूट बेल्ट गाड़ी बहुत हाई फाई चलते हैं, जनता को गुमराह किए हुए हैं और ज़्यादातर महिलाओं को पागल बना रहे हैं। 5 लड़की रही इनके साथ, नींबू आए 10 किलो, उनसे चेहरा इनका धुलता है, पूरे चेहरा की मालिश होती है। बाबा का चेहरा नींबू से धुलता है, पूरा होती है। हाँ, ये कोई संत तो है नहीं, ये तो एकदम लूट का राजा, तो राजाओं से ऊपर भी शौक मौज कर रहे हैं, महाराजाओं से ऊपर ठाट बाट है, ठाट बाट शौक मौज कर रहे हैं। धंधा बना लिया, धंधा बना लिया। हाँ बाबा। पैसा कहाँ से लाते हैं मालूम है कुछ आपको? वो जनता का पैसा है सर, जनता का पैसा, जनता का पैसा। चंदा लेते हैं क्या? चंदा लेते ही। अच्छा, अब जैसे हमने गुरु बनाए तो 1 लाख रुपया दो, 50,000 रुपया दो, 40,000 रुपया दो, तब उनका गुरु बनाओ। इस तरह से रुपए दे के गुरु बनाते हैं? जी जी जी। तो ये भक्त लोग देते हैं, सब भक्त लोग देते हैं। FIR भी होनी चाहिए, उनको सरकार बचा रही है। तो सरकार क्यों बचा रही है सर? उसमें लालच होगा सर, लालच होगा। लालच होगा। क्या लालच हो सकता है? वोटों का लालच हो सकता है, पैसों का लालच हो सकता है, हर चीज़ का लालच हो सकता है। अब मैं आपको भोले बाबा के ऐसे राजदार से मिलवाऊंगा जो बचपन से बाबा के साथ खेला, बड़ा हुआ और यहां तक कि नौकरी भी एक साथ की। यह शख्स बाबा का बचपन का दोस्त है और नाम है नाजर सिंह। नाजर का दावा है कि उसने भोले बाबा का ऐसा रंगलोक देखा है जो दुनिया की आंखों से ओझल है।
बाबा के राजदार ने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जो सिस्टम को जरूर सुनने चाहिए, शायद उनको जांच में कोई मदद मिल जाए। हाँ, एक बार गए थे हम, जो वो नाच हो रहा है वहाँ पे, हम देखने गए थे तो लोनियाँ नाच रही थी बाबा, और वे माता श्री बैठी थी कुर्सी पे, लोनियाँ नाच रही थी, गा रही थी अपने जो गीत गाती हैं। जैसे क्या हो रहा था? नाच हो रहा था वहाँ पे, और सो शाम को, दिन में नहीं होता था, रात में होता था। अच्छा, कितनी लड़कियाँ होती? लड़कियाँ माता 30-40 लड़कियाँ थी वहाँ पे, औरतें थी और आदमी थे आसपास बहुत खड़े थे। जी, वो नाचते थे, भोले बाबा जो वो देखते रहते थे। फिर भोले बाबा एकदम बोले मेरा जन्मदिन है, मैं श्री कृष्ण बन के झूला झूलूंगा। तो लोग गए थे, देखने वालों ने देखा झूला कुछ रस्सी बंधी थी, भाई भोले बाबा के सोने का झूला पड़ेगा, बाका झूला पड़ेगा। उसका झूला नहीं था, सादा झूला बताया लोगों ने। प्यार प्यार तो करती रहती थी, नहलाते फैलाते, यहाँ नहलाते, अंदर नहलाते, वहाँ के अंदर को जाता नहीं था ना कोई। अब भी जा पाए, आप भी जाओ तो आपको भी गेट नहीं खोलेगा, एक वो गेट खोलेगा ही नहीं वो। ये चीज़ है बस। ये सुना है कि और ये दूध से नहाते थे और ऐसा भी लगता है कि सच्चाई? हाँ, दूध से नहाते, सच्चाई है, दूध से नहाए थे, दूध खीर बनी है उनकी। और ससुराल कहीं धुमरी के पास गाँव है कोई, तहाँ पर ससुराल उनकी, धुमरी पास कोई गाँव है, तहाँ पे माता श्री आती है। फिर उसके बाद उस लड़की की मौत हो गई, किसी की मौत हो उसके बाद क्या किया बाबा ने? माता सिर्फ चिल्लानी थी कि हमारे बाबा सबको जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे। जिंदा तो नहीं कर पाएंगे, और गाँव के पर जलवाना पड़ा पुलिस के माध्यम से, रखी बॉडी भी और रखी माता से उनकी चिल्ला कह रही थी सब लोगों से, माँ बाबा भोले बाबा जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे, जिंदा कर देंगे। जिंदा तो नहीं कर पाएंगे उन्होंने। दो दिन कर लो, फिर बाबा जिंदा ही नहीं कर पाए। फिर पुलिस आई, पुलिस को सूचना दे दी गई, दफना दी गई। ये नारायण साकर रसूल बने नौकरी के बाद बने, नौकरी के बाद पुलिस में जब भर्ती भाई, तब सागर रेस्तोरी नारायण नहीं थे, और अलाव में नौकरी करते तभी सागर बिस्वरी नहीं थे। और वहाँ से जब अलाव छोड़ के आए अपने घर, तब ये आडम्बर रचाया उन्होंने गाँव आके अपने, क्या मैं सागर बिस्वरी हूँ, या साकार काऊ निराकार काऊ सब जने। तो कोई साकार निराकार कहीं नहीं बताता, पढ़े लिखे गाँव की जनता है नहीं, उसको हम साकार हैं कि निराकार हैं। हमें साकार निराकार की परिभाषा बता दी, क्या है साकार किसे कहते, निराकार किसे कहते। भोले बाबा पर उनके भक्तों ने दावे किए, बचपन से दोस्त जो साथ रहे उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए। क्या इन दावों की जांच सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या 132 गवाहों की गवाही से ही बाबा को पाक साफ मान लेना चाहिए? ये सरकार को सोचना चाहिए, जो बाबा पर मौन है और पीड़ित इंसाफ की उम्मीद में बैठे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब चरण स्पर्श के मनोविज्ञान का परीक्षण होगा। किसी के पैर पकड़ लेना, किसी के पैर छूना या किसी के पैरों पर गिर जाना, यह कमजोरी की निशानी है, मजबूरी है, संस्कार है या फिर अहंकार है? पैर छूने पर किसी को कमजोर कहना और जिसके पैर छुए जाते हैं उसे ताकतवर कहना कितना सही है? चरण चिकित्सा या संबंधों के स्पर्श चिकित्सा का मनोविज्ञान आखिर है क्या? इस परीक्षण की वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल ही के दिनों में वो 2 बार पैर छूने की वजह से सुर्खियों में हैं। विरोधी इसे कमजोरी कह रहे हैं। क्या कुछ लोग इसे नीतीश कुमार का स्विंग कह रहे हैं? यानी एक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए सुर्खियों में बने रहने का स्टाइल, मतलब हेडलाइन मैनेजमेंट। नीतीश कुमार पटना में थे, जेपी गंगा पथ के 3रे फेज का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस वक्त मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी थे। नीतीश मंच पर मौजूद इंजीनियर से खराब पुल पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उठे और आईएएस अधिकारी अमृत प्रत्यय के पैर छूने लगे। हालांकि अधिकारी ने उन्हें हाथ जोड़कर रोक लिया। यह अकेली तस्वीर नहीं है। इससे पहले जब बिहार में पुल टूट रहे थे, सरकार की आलोचना हो रही थी, तब भी नीतीश ने अचानक एक आईएएस अफसर के सामने हाथ जोड़ लिए और बोले, कहो तो तुम्हारे पैर छू लूं, लेकिन काम जल्दी करवा दो। यह घटना सुर्खियां बन गई। यह नीतीश कुमार का मीडिया मैनेजमेंट है या बिहार की मजबूर सरकार? हर व्यक्ति अपने हिसाब से फैसला कर लेता है, लेकिन भारतीय राजनीति और समाज में पैर छूना संस्कार है या फिर अहंकार, कमजोरी है या ताकत? इस पर भी थोड़ी चर्चा जरूरी है, क्योंकि यह बात केवल नीतीश कुमार की राजनीति तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं।
पहली तस्वीर के बारे में तो हमने अभी बात की। नीतीश कुमार अधिकारियों के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैर छूने की कहानी सिर्फ नीतीश कुमार पर ही खत्म नहीं होती। जिस दिन नरेंद्र मोदी को एनडीए की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना गया था, सीएम नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। अपने भाषण के तुरंत बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनके पैर छूने के लिए झुके। ये सबने देखा था। पिछले साल की बात है, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। बड़ी हेडलाइंस बन गई थी तब ये तस्वीरें। झुकने की बात से मुझे संसद में राहुल गांधी का वो बयान भी याद आता है जिसमें स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने ये कहा था कि पीएम मोदी से हाथ मिलाते वक्त आप झुक जाते हैं। इस पर स्पीकर का भी जवाब आया था। ओम बिरला ने कहा था, नरेंद्र मोदी सदन के नेता हैं। मेरी संस्कृति कहती है कि जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो और बराबर वालों को बराबर का व्यवहार करो। ऐसा ही एक विवाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी पैदा हुआ। उपराष्ट्रपति हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे थे। तस्वीर वायरल हो गई। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में यह कहा कि संवैधानिक पद की गरिमा विनम्रता से बढ़ती है। तो क्या पैर छूने या सम्मान में झुकने को संस्कार और परंपरा की निशानी समझा जाए? हेडलाइंस तो तब भी बनी थी जब नरेंद्र मोदी ने लोगों के पैर छुए थे। 1 महीना पहले की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे थे। मंच पर घुटनों के बल आकर उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के पैर छुए। मुझे पिछले साल की वो तस्वीर भी याद आ रही है जब पीएम मोदी संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवाने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का झुककर अभिवादन किया था। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं। 2019 में कुंभ के दौरान पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। एक एक्सपर्ट इसे प्रतीकवाद की राजनीति भी कहते हैं। लेकिन पैर छूने के पीछे आखिर मनोविज्ञान क्या है? क्या ये हमारे संस्कार हैं या ये हमारे अहंकार की निशानी है? इसको समझने के लिए अब मैं आपको एक्सपर्ट्स के पास लेकर चलता हूं जो पैर छूने का मनोविज्ञान पूरी तरह समझाएंगे। आप झुक करके प्रणाम करते हैं किसी को भी, तो आप एक तरह से अपने को झुका रहे हैं, अपनी ईगो को समाप्त कर रहे हैं, अपने अहम को खत्म कर रहे हैं और दूसरे से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। स्पर्श का मतलब होता है पाँव छूना, मतलब दबा के पाँव छूना। तो आप उनकी वो एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और आपके हाथों की एनर्जी में वो एनर्जी आनी शुरू हो जाती है जो सकारात्मक है। जब और फिर दूसरा क्या होता है, जब आप चरण स्पर्श कर ही रहे होते हैं किसी के, तो उनके अंदर भी उदारता आती है, आपके लिए प्यार उमड़ता है। ये जो पूरा संचारित ऊर्जा का संचार होता है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है और एक एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, जैसे हम नमस्ते भी करते हैं, केवल पाँव छूना ही नहीं। नमस्ते का मतलब ये होता है कि आई बाउ टू योर, मतलब जो मेरे अंदर का जो सोल है, आत्मा है, वो आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रणाम कर रही है। साइकोलॉजिकली जो पैर छूना होता है, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज पावर डायनेमिक्स। बेसिकली जो हमारी पोजीशन होती है, हमसे ऊपर होता है, तो हम उनके पैर छूते हैं एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। बट एट द सेम टाइम इट कैन बी एन ईगो मेथड। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम बोलते हैं ईगो रिडक्शन होती है इससे, कि अगर आपने किसी अपने से लोअर जूनियर पावर वाले का पैर छुआ तो आप अपने ईगो को साइड में करके एक जिसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन या लार्जर प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप देखते हो। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट या ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, जिसको हम थैंकफुलनेस। ये तभी होता है जब एक इंसान साइकोलॉजिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, कि बहुत ही ज्यादा उसको समझ आती है कि ये छोटी छोटी चीजें जो है, किसी छोटे आदमी को या छोटे इंसान को पैर छूना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। झुककर पैर छूना अहंकार के समर्पण का प्रतीक है। कई बार ताकतवर लोग पैर छूने की बात कहकर दूसरे आदमी को धमकी का भी एहसास कराते हैं, डराते हैं। कुछ लोगों के लिए चरण स्पर्श सोशलाइजेशन की एक टूल किट भी है। पैर छूने का इकोसिस्टम कमाल की एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि जहां एनर्जी होती है वहां करंट भी लग सकता है। अब पटियाल आपको दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकर चलेगा। यहां हेल्थ सेक्टर में 650 करोड़ रुपए के स्कैम का दावा है। आज उससे पर्दा उठाना है। पटियाल का यह परीक्षण छत्तीसगढ़ के चीफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यशवंत कुमार की चिट्ठी पर आधारित है।
छत्तीसगढ़ में बिना डिमांड और बजट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 650 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद लिए गए। छत्तीसगढ़ के चीफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मनोज कुमार को एक लेटर लिखा है। पूछा है 650 करोड़ रुपए की मशीनरी क्यों खरीदी गई, इसका ऑडिट कराने की मांग है। यह कैसा भ्रष्टाचार है और यह धांधली कैसे हो गई? स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, पटियाल आपको सब कुछ बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 6 पॉइंट में इस पूरे घोटाले की बैकग्राउंड समझ लीजिए। साल 2022-23 और 24 में छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिना बजट और डिमांड के 650 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी। बिना सरकारी बजट और डिमांड के 650 करोड़ रुपए की मशीन छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से खरीदी गई। छत्तीसगढ़ से 776 प्राथमिक केंद्रों के लिए सोनोग्राफी और एक्सरे की मशीन, यानी ये दोनों महंगे उपकरण हैं, ये खरीदे गए। 350 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां इन मशीनों को रखने की जगह नहीं है या फिर इन्हें ऑपरेट करने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है। कई अस्पतालों में पैथोलॉजी और आईसीयू से जुड़े हुए रीजेंट केमिकल भेज दिए गए जिनकी वहां पर जरूरत ही नहीं है, अब वो एक्सपायर होने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों में एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीनें 1.5 साल तक धूल फांक रही हैं, पड़ी हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इससे नुकसान यह हुआ कि मशीनें ना तो मरीजों के काम आई, ऊपर से सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ अलग से। लेकिन अब सरकारी खर्च की जांच करने वाला विभाग सीएजी प्रदेश के समूचे हेल्थ सिस्टम को जांच करने के लिए कह रहा है, उसकी जांच कराना चाहता है। बाहर इलाज का इंतजार करते मरीज और अंदर इलाज के लिए आई लेकिन सफेद कफन में लिपटी डेड होती मशीन। यह मशीन रायपुर के भाटागांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रखी है। आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों है और कब से है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल से जो है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये मशीन पड़ी हुई है। ऑपरेटर्स होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, उनकी भर्ती नहीं की गई। कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इस तरह से एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन रखी हुई हैं। तो ये हालात देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे की ये हालात। प्रधान महालेखाकार यशवंत सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसमें 350 ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जहां बिना जरूरत के मेडिकल उपकरण पहुंचाए गए। हमारी पड़ताल आगे बढ़ती उससे पहले भाटागांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक और सच हमारे कैमरे में कैद हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ही दूसरे कमरे में आपको ले चलता हूँ। देखिए, ये सोनोग्राफी मशीन जो है धूल खा रही है। कई जो अलग अलग और चीजें होती है जिनकी बिना डिमांड नोट के खरीदी कर ली गई। अब सवाल ये था कि जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेक्नीशियन और डॉक्टर हैं ही नहीं तो फिर लाखों की मशीन को कबाड़ बनाने के लिए क्यों खरीदा गया और यहाँ लाकर क्यों छोड़ दिया गया? मैम आती थी, उन बॉन्ड वाली थी, उनका बॉन्ड खत्म हो गया है तो अभी कोई नहीं है। उसके लिए टेक्नीशियन अभी तक तो है नहीं, अपॉइंट नहीं हुआ है। होंगे बोले हैं, पता नहीं कब होंगे। क्या है, लेटर वगैरह की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है करके, वो सरकारी है, होगा धीरे से। डॉक्टर साहब कहते हैं लेटर लिखा है, ऊपर वाले कहते हैं सरकारी अस्पताल है, सिस्टम के हिसाब से काम होगा। जल्दी नहीं है, इसलिए ऐसी ही हालत सूबे के और अस्पतालों की भी है। ये जानने के लिए पटियाल की टीम रायपुर के राजा तालाब अस्पताल पहुंच गई। यहाँ सिस्टम की लापरवाही का एक और सबूत मिला। इस वक्त हम रायपुर के राजा तालाब के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और यहाँ पर स्टोर रूम में देखिए कि यहाँ पर एक्सरे मशीन जो है पिछले 1 साल से यहाँ पर रखे धूल खा रही है। इसको तो साल भर हो गया है। साल भर हो गया। तो ये रखा हुआ, तो आप लोग साफ सफाई नहीं करते हैं क्या इसकी? करते हैं इसको। अभी तो धूल दिख रहा है इसमें। तो अभी 2-4 दिन पहले साफ किए थे। यहाँ पर टेक्नीशियन क्यों नहीं है? अभी उसका तो अभी भर्ती नहीं किया है। ये सिटी हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर अशोक सिंह है। मशीनें किसकी गलती से धूल फांक रही हैं, हकीकत क्या है, इनके पास क्या जवाब था, आप भी सुनिए। एक्सरे के लिए अलग मानक होता है,
उसका रेडिएशन भी ना हो, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो हमारा बिल्डिंग का प्रीमाइसेस अभी छोटा है, उस स्तर पे अगर हम इमीडिएट अभी उपलब्ध भवन पे तो नहीं कर सकते, एक्सटेंशन के लिए ज़रूर हम प्रयासरत हैं। पिछले साल भर से हम कई पैरामीटर्स में इसमें बात की। अशोक सिंह ने माना कि अस्पताल में पोर्टेबल एक्सरे मशीन को रखने की जगह नहीं है। क्या ऐसी ही हालत छत्तीसगढ़ के और अस्पतालों की भी है? दावों की पड़ताल के लिए पटियाल की टीम दुर्ग जा पहुंची। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन में मौजूद हैं। इलाके का झीट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सोनोग्राफी मशीन की खरीदी कर ली गई, लेकिन देख सकते हैं कि सोनोग्राफी मशीन जो है यहाँ पर रखी हुई है। इसके लिए यहाँ पर ऑपरेटर्स नहीं हैं और ना ही गायनो हैं जो बाकायदा जो है चला सकें। इसलिए इस इलाके के जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं जिन्हें सोनोग्राफी की ज़रूरत है, उन्हें मजबूरन जो है दूसरे जगह जाना पड़ता है। ना तो मशीन चलाने वाला है, ना ही मशीन के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। लेकिन सरकार का पैसा फुल खर्च हुआ। दुख की बात यह है कि जिनके नाम पर ये सब कुछ खर्च हुआ, उनको सुविधा के अभाव में भटकना पड़ रहा है। सोनोग्राफी का तो सुविधा नहीं मिला है। हाँ, रखी है मशीन, इसके बारे में जानकारी नहीं था अभी है कि नहीं मशीन यहाँ। एक्चुअली जिला अस्पताल गए थे, लेकिन जिला अस्पताल में सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइवेट में करवा के लाइए। दवाई मिल जाती है, सोनोग्राफी नहीं हो पाता, इसके लिए हमको जिला अस्पताल के लिए बोलते हैं, और जब वहाँ जाते तो हमको आज और कल ऐसे करके घुमाते हैं। दावा तो अस्पतालों में कीमती दवाओं की बर्बादी का भी है। ये रायपुर का सबसे बड़ा डीकेएस अस्पताल है। हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की गैलरी में दवाओं के कार्टन रखे हैं, कीमत लाखों में है और हालत हैरान करने वाली। जरूरत नहीं थी, वहां पर सप्लाई कर दी गई, जिसका खामियाजा ये है कि ऐसे हजारों कार्टून अलग अलग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं और वो खराब हो चुके हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, इसके अलावा पैथोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग तरह की दवाइयाँ और कई जो है रिएजेंट वो भेज दिए गए, जिनकी वहाँ जरूरत ही नहीं थी और वो जो है एक्सपायरी होने की कगार में। मरीज परेशान है, दवाएं सड़ रही हैं, लाखों की मशीनें धूल फाक रही हैं, लेकिन किसकी गलती से? सिस्टम को इस सच की तह तक जरूर जाना चाहिए। सरकारी प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रोसेस में कई उलझने होती हैं, इसलिए कई बार सही चीज भी गलत दिखती है। लेकिन बिना जरूरत के, बिना बजट के अगर खरीदारी हो रही है तो पूरे हेल्थ सिस्टम में ही कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के तय मानकों से बहुत खराब है। देश में 40,451 सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर्स की जांच में 17,190 अस्पताल और हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं 50% से भी कम मिली। 15,172 अस्पतालों और सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं 50% से 80% तक पाई गई। सिर्फ 20% यानी 8,089 अस्पतालों में ही हेल्थ सर्विस 80% से ज्यादा पाई गई। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इसी कमी के चलते बीमारी का इलाज आम जनता के लिए बोझ बनता जा रहा है। दिशा साल्यान की मौत के मामले में बीजेपी नेता नीतीश राणे को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। नीतीश राणे ने कहा है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यह हत्या का मामला है, मैं मुंबई पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मूनक नहर में आई दरार को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो दिल्ली की जल मंत्री और बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ मामले की जांच करें, साथ ही इसकी जल्द से जल्द मरम्मत, रखरखाव का काम पूरा करवाया जाए। नागपुर में रील बनाने के चक्कर में 2 युवकों की जान चली गई। कार सवार 5 लोग शराब के नशे में ड्राइव कर रहे थे। तेज रफ्तार कार से ड्राइवर ने स्टंट किया और कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर बैरिकेडिंग से जा टकराई। इससे वो कई बार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।